नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश हैप्पी निवेश ईयर में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। 2020 का साल हर किसी के लिए बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा। कोरोना की मार ने आम लोगों को ही नहीं, शेयर बाजार पर भी असर डाला है। बाजार में कई ऐसे दौर आए जब बाजार काफी नीचे गिरा और कई बार एकदम से उछलकर ऊपर आ गया। कईयों को तो ऐसा भी लगा कि इकॉनमी और शेयर बाजार दोनों दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन बाजार के इस उतार चढ़ाव से निवेशकों को क्या सीखने को मिला और क्या सीखना चाहिए, कैसे, और ये सारी सीख आप कैसे नए साल में अपने निवेश को में अप्लाई कर सकते हैं, उससे अपने निवेश को और बेहतर बना सकते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे आज के इस खास शो में। और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मनी फंड के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया स्वाति, इंतजार कर रहे हैं 2021 का। अच्छा, सभी को इंतजार है। इनफैक्ट सभी चाहते हैं शायद कि ये साल जितनी जल्दी हो सके निकल जाए। खासकर निवेशकों को इस बार अजीब सा ही देखने को मिला माहौल। पर्सनल फ्रंट पे भी बहुत चैलेंजेस रहे लोगों के, लेकिन निवेश को लेकर कुछ घटनाएं, जैसे हमने कहा कोरोना तो खैर सबसे बड़ी घटना थी जिसका असर हमें बहुत जगह देखने को मिला, लेकिन उसकी वजह से और क्या क्या घटनाएं रही जिसने बाजार पर या निवेश पर ओवरऑल एक बड़ा इम्पैक्ट डाला? मुझे लगता है स्वाति, ये जो साल था, इस एक साल में हमने शायद एक दशक में जितनी लर्निंग्स होती हैं वो सारी एक ही साल के अंदर में देख ली है। अगर आप देखें, साल के शुरुआत में सबसे फिरोशियस बेयर मार्केट देखने को मिला जब मार्केट एकदम से गिरा। उसके बाद में जो बुल रन चल रहा है वो मतलब सबको चौंका देने वाला है। ये तो मार्केट का हाल रहा, पर अगर आप घटनाओं के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएं इस साल में हुई है। हमने ब्रेक्जिट देखा, जो इतने सालों से डिस्कशन में था, फाइनली वो मुकम्मल हुआ। हमने यूएस इलेक्शंस देखे जो कि एक ड्रामा से बढ़ कम नहीं है, और अभी भी शायद वहां पर एक फाइनल कॉल नहीं हो पाया है, बट ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि क्या हुआ है वहां पर। बट यूएस इलेक्शंस अनप्रेसिडेंटेड थे, वो हमने इस साल देखा। और इन सबसे बढ़कर हमने एक ऐसा इवेंट देखा, एक ऐसा दौर देखा जो शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई दशकों तक और कभी देखने को मिलेगा। और एक पेंडेमिक किसे कहते हैं, क्या होता है एक वायरस अटैक, वो शायद हम सबके लिए बहुत अनजान सी चीज थी, वो हमने देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात, ये सब फिर भी छोटा है मेरे लिए, बट जो सबसे बड़ी बात वो अब हम देखेंगे और देख रहे हैं, वो ये है कि एक वैक्सीन आने वाली है। और मुझे नहीं लगता इतिहास में कभी भी किसी वायरस के लिए 10, 15 या 20 साल से पहले कभी वैक्सीन आ पाई है। 1 डेढ़ साल में वैक्सीन आना स्वाति, मेरे हिसाब से ये मैं सबसे बड़ी घटना मानूंगा, या सबसे बड़ा एक साइंटिफिक बैरियर जिसे बोलते हैं, हमने क्रॉस किया है। तो मेरे लिहाज से बहुत सारी घटनाएं हुई है इस साल में, ये कुछ चुनिंदा थी। इनफैक्ट जब हम साल 2020 में घुसे थे तो किसी के जहन में ये कतई नहीं आया होगा कि इस तरह की कोई पैंडेमिक जैसी कोई चीज़ होने वाली है और इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा मोहित, और लोग और उसका निवेश पे इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसलिए शायद वो अपने निवेश को सेफगार्ड करने को भी तैयार नहीं थे। बिल्कुल, अगर आप देखें साल की शुरुआत में जनवरी में स्वाति, मार्केट का लेवल था कुछ 12,000 के आसपास, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। और वहां से 14 जनवरी को हमने एक पीक बनाया। 23 मार्च को ठीक 70 दिनों में हम एक लो बना चुके थे 7,800 पे। तो कुछ 38% की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली सिर्फ 70 दिनों के अंदर में, और वो चौंका देने वाला था। जिस तरह से मार्केट में डर और दहशत का माहौल था उस टाइम, मार्च का वो महीना मुझे अभी भी याद है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया का एंड ही है, जिस तरह से पेंडेमिक का, कोरोना का कहर छाया हुआ था। एंड वहां से स्वाति, अगर आप देखें, जो हमारा पिकअप रहा है वो किसी हॉकी स्टिक से कम नहीं है। 7,800 के लो से आज हम 13,700 पर है। कुछ 270 दिनों में, 9 महीनों में 80% का उछाल, और मुझे नहीं लग रहा कि ये मार्केट रुक रहा है, राइट? तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड, एक साल में इस तरह की गिरावट, फिर इस तरह का उछाल शायद हमने कभी नहीं देखा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक दशक की जो लर्निंग है वो एक ही साल में हमको मिल गई है। और उसी वक्त हमें याद है कि हमने काफ़ी शोज़ भी किए और आपने कई सवालों के जवाब दिए हैं इससे जुड़े हुए। मैक्सिमम सवाल मार्च, अप्रैल, मई में जो आए थे वो यही कि निवेश में रिटर्न नहीं दिख रहा है, और क्या ये वक्त है निवेश रोक देने का, और ये गलती बहुत निवेशकों ने की है।
बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट आई थिंक सबसे बड़ा लर्निंग अगर कुछ है स्वाति इस साल का, तो वही है कि आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। यू हैव टू हैव अ काम हेड। आप पर्टर्ब नहीं हो सकते, आप इवेंट से, किसी मार्केट की गिरावट से आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते जब तक कि आपको पता है कि फंडामेंटली आप जिन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं या जिन स्कीम्स में इन्वेस्टेड है, वहाँ पर कुछ गलत नहीं गया है। तो आप प्राइस को देखकर डर नहीं सकते, आपको वैल्यू को देखना है हमेशा। प्राइस कैन गो अप एंड डाउन बट यू हैव टू फाइनली रियलाइज आप किस चीज़ के लिए निवेश कर रहे हैं, क्या आपके गोल हैं, आपको हमेशा वो ध्यान में रखना है। और जिन्होंने भी मार्च में डर कर पैसा निकाला होगा, मैं समझ सकता हूँ उनका आज क्या हाल होगा और किस तरह से वो अपने आप को कोस रहे होंगे, राइट? तो मार्केट में ये सब करके कभी किसी को मिलता नहीं है। एक आप अगर रिटर्न बनाना चाहते हैं, अच्छी तरह से अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, तो यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड एंड यू हैव टू हैव अ काम माइंड। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि एक लर्निंग ये भी यहाँ पर निकल कर आती है कि कई लोग जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते नहीं करते हैं और लक्ष्य मान लीजिए उनका अप्रैल मई या जून के आसपास था और उन्होंने मार्च या अप्रैल में इतनी गिरावट देखी और तब उनको पैसे निकालने पड़े होंगे, तो बहुत बड़े नुकसान के साथ उन्होंने पैसा निकाला होगा। तो राइट टाइम टू एग्जिट आपके निवेश में आपके लक्ष्य से कितने दिन पहले, कितने साल पहले पैसे निकाल लेने चाहिए, ये सीख भी लोगों को आई थिंक इस पूरे एपिसोड से सीखनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो बात कही है स्वाति, वो एकदम सच है। आप जब अपने लक्ष्य के करीब पहुँचने वाले होते हैं, कोई भी अच्छा प्लानर आपको बताएगा कि जब आप अपने लक्ष्य से 1 साल पहले होते हैं, तो किस तरह से आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और अपने पैसे को सेफगार्ड करते हैं। ताकि जब उसका मुकम्मल टाइम आ रहा है, तो आप उसको आसानी से निकाल सकें बिना किसी लॉस के, और कोई अनफोर्सीन इवेंट अगर आ भी जाए, तो आप उसे हैंडल कर पाएँ। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपका लक्ष्य इस साल अप्रैल मई में पूरा होने वाला था, तो आपका जो प्रोविज़निंग होना था, हुँ, उसके एग्ज़िट को लेकर, उन स्कीम्स के एग्ज़िट को लेकर, वो लास्ट ईयर हो जाना चाहिए था, हुँ, राइट? बट जो बड़ी बात ये है स्वाति, वो ये कि एंट्री और एग्ज़िट का टाइमिंग आप मार्केट्स में नहीं कर सकते। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन द मार्केट एंड यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, हुँ। राइट? अगर कोई मुझे ये बोले कि मैंने जनवरी में पीक पर 14 जनवरी को अपना पैसा निकाल लिया, 23 मार्च को फिर से डाल दिया, तो मैं उससे बोलूँगा कि भाई प्लीज़ अभी बता दें कि अभी कब पैसा निकालना है, राइट? पर वो कोई नहीं कर सकता। सो देयर इज़ नो पॉइंट टाइमिंग द मार्केट, यू हैव टू जस्ट स्पेंड टाइम इन द मार्केट। हुँ। इसके अलावा ये आप टाइम नहीं कर सकते हैं, संयम बना के रखिए और सही एग्ज़िट टाइम आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो गिरावट देखने को मिली है म्यूचुअल फंड में पिछले मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास, मोहित आपके हिसाब से एक्टिव फंड में ज़्यादा देखने को मिला या फिर पैसिव फंड में? अ, स्वाति, आपको पता है ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एरिया है। हुँ, मुझे शुरुआत से लगता आ रहा है कि एक्टिव फंड्स जो है, जिस तरह से मार्केट मैच्योर होता है कोई भी, हुँ, और जैसे कि इंडिया का मार्केट मैच्योर हो रहा है इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड्स में, धीरे हुँ, धीरे जो अल्फा होता है एक्टिव फंड्स का, वो कम होता जा रहा है। और इस साल वो वापस प्रूव भी हुआ है काफी हद तक। और लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, तो जो अल्फा जिसे हम बोलते हैं, बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न्स बहुत कम एक्टिव फंड्स दे पा रहे हैं पिछले 1-2 साल के, 3 साल के रिटर्न्स अगर आप देखें। तो ये प्रूव करता है कि अगर आप एक लो कॉस्ट इंडेक्स स्ट्रैटेजी में जाते हैं, तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और टाइम एंड अगेन ये देखने में आता है कि इंडेक्स लो कॉस्ट होने के साथ-साथ एक तरह से आपको एक अच्छा सुरक्षित रिटर्न भी देता है। तो मुझे अभी भी लगता है कि इस साल की एक बहुत बड़ी सीख ये भी रही है कि इंडेक्स और ईटीएफ्स का जो शेयर है, वो आप देखेंगे धीरे-धीरे बढ़ेगा और निवेशकों का भरोसा उस स्ट्रैटेजी पे और बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रहा है। आप ये सीख लोगों को बोलेंगे समझने के लिए कि जब अपनी निवेश की रणनीति बना रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो आप इंडेक्स फंड को नज़रअंदाज कतई ना करें आगे चलकर। बिल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो भी एलोकेशन हो, हुँ, आपको उसमें एक पैसिव स्ट्रैटेजी रखनी ही चाहिए, सब हुँ, निवेशकों को। अगर आप पहला पोर्टफोलियो बना रहे हैं या आप एक बहुत ही मैच्योर्ड इन्वेस्टर भी हैं, तब हुँ, भी इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। हुँ। ये कोर जो आपका पोर्टफोलियो है उसका हिस्सा हो तो बेहतर है या फिर ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो का हिस्सा हो तो बेहतर है? कहाँ रखना उसको सही रहेगा? स्वाति, आपका जो कोर एसेट एलोकेशन है, हुँ, उसमें एक इंडेक्स फंड होना बहुत ज़रूरी है। ये ओके। आपका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। हुँ, आप उसमें टैक्टिकली खेल नहीं सकते। टैक्टिकली आपको खेलना है, अगर आप अलग से ट्रेडिंग करते हैं, इंडेक्स के लेवल्स के हिसाब से आप कुछ कर रहे हैं, तो वो अलग बात हो गई, बट हुँ, आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। ओके। एक और बात जो स्वाति मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आप देखें, ये साल पूरा जिस तरह से रहा है, वहाँ पर हमको एक और चीज़ सीखने को मिलती है, क्योंकि आप एसेट एलोकेशन की बात कर रहे थे, इसलिए मुझे ये पॉइंट ध्यान में आया। हुँ,
बहुत ज़रूरी है और इस साल का सबसे बड़ा लर्निंग ये भी है कि आप किस तरह से अपना एसेट एलोकेशन करते हैं। अगर आप देखें तो पहले 3-4 महीने गोल्ड बहुत अच्छा कर रहा था मार्केट में। उसके बाद डेट फंड्स अच्छा करने शुरू किए और डेट ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया अगले 2-3 महीने और उसके बाद इक्विटी चलना शुरू हुआ। इक्विटी में भी अगर आप देखें तो पहले इंडेक्स का मूवमेंट आया, फिर लार्ज कैप्स, कुछ क्वालिटी स्टॉक्स का मूवमेंट आया, फिर ग्रोथ स्टॉक्स का मूवमेंट आया और अब आप देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू सब तरह के थीम्स चल रहे हैं मार्केट में, राइट? तो हर हर सेक्टर ने अपने आप को रोटेट किया है, हर तरह के एलोकेशन ने अपने आप को रोटेट किया है इस साल में। पहला साल मैंने ऐसा देखा है जहां गोल्ड, डेट और इक्विटी तीनों ने हिस्सा लिया है रैली में जी। बारी-बारी से। तो ये दिखाता है, सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, 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 आप कंटिन्यू करें। तो ये दिखाता है स्वाति कि एसेट एलोकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है एक पोर्टफोलियो में। अगर आपके पोर्टफोलियो को आपको परफेक्ट बनाना है तो आप टाइम नहीं कर सकते कि कौन से एसेट में होना चाहिए। आपके पास सारे एसेट एक सही मात्रा में होने बहुत जरूरी है। सो दैट इज द होल फिलोसफी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन। वो भी इस साल में पूरी तरह से प्रूव हुई है। चलिए यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसका इम्पैक्ट आपके निवेश पे पड़ा और उससे आपको क्या सीख लेनी है, ये भी आपको हम बताएंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। और आज हम बात कर रहे हैं कि साल 2020 में जो घटनाएं हुई उनका आपके निवेश पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या आप उनसे सीख सकते हैं। बात कर रहे हैं हम मनी फ्रंट के सीईओ और को फाउंडर मोहित गांग से। मोहित, हम क्योंकि इक्विटी की बात कर रहे थे तो दो चीज़ें वहाँ पर जिसके बारे में जिक्र करना ज़रूरी है। एक तो ये मल्टी कैप के बारे में सेबी ने इस साल कुछ ज़्यादा ही सर्कुलर वो लेकर आए हैं और इतने सारे बदलाव इतनी जल्दी जल्दी लॉन्च किए गए हैं, बताए गए हैं कि निवेशक उससे एक तो कंफ्यूज हो जाता है और दूसरा एनएफओ के बारे में हम बात करेंगे। सो पहली चीज़ सेबी के सर्कुलर और उसमें क्या सबसे अहम बातें रहीं जो निवेशकों को अपने जहन में रखना चाहिए 2021 में जाते वक्त। जी, बहुत सारे चेंजेस आए हैं स्वाति। इनफैक्ट मुझे लगता है कि लॉकडाउन में सेबी ओवरड्राइव पे चले गए हैं इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर्स, बट काफ़ी कुछ रिटेल निवेशकों के लिहाज से किया गया है। तो सबसे पहली बात थी कि उन्होंने एक मल्टी कैप का सर्कुलर निकाला था, जहाँ पर मल्टी कैप की डेफिनेशन को और ज़्यादा रोबस्ट किया गया और ये कहा गया कि 25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी लर्निंग हमको देखने को मिली, सारे एक्सपर्ट, सारे लोग जितने मैं सुन रहा था, जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, फंड मैनेजर सब बोल रहे थे कि निवेशकों को थोड़ा वेट करना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए इस सर्कुलर पर। बट काफी निवेशकों ने जल्दबाजी में अपना पैसा रिडीम किया। मल्टी कैप से वो डर गए, उन्हें लगा कि स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा तो उन्हें लार्ज कैप्स बेचने पड़ेंगे, स्मॉल कैप सही भाव में नहीं मिल पाएंगे, प्राइसिंग डिस्टॉर्ट होगा और बहुत कुछ, और बहुतों ने नी जर्क रिएक्शन किया और उस टाइम निकाला। बट जल्दी ही सेबी को भी समझ में आया कि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट डिस्टॉर्ट हो सकता है प्राइसिंग में, तो उन्होंने फ्लेक्सी कैप कर एक नई कैटेगरी शुरू कर दी इमीडिएटली। और अभी हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े मल्टी कैप फंड्स थे वो ऑलरेडी अपने आप को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो निवेशकों को कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर बहुत जरूरी था कि निवेशक थोड़ा पेशेंट रहते और देखते कि किस तरह से वो सिचुएशन पूरी टर्न आउट हो रही है। जिन्होंने जल्दबाजी की उन्होंने अपना नुकसान ही करवाया है इस पूरे दौरान। क्योंकि उस वक्त खबरें आ गई थी इस तरीके से मोहित की अगर ये हो जाता है, लागू होता है तो कितना बेचना पड़ेगा फंड हाउसेस को मल्टी कैप में, और उससे बाजार में एक मे बी स्मॉल कैप या मिड कैप में एक बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, रिस्क बढ़ जाएगा और ये सारी बातें, तमाम तरह की बातें सबने की। और आई थिंक खबरों का असर निवेशक के ऊपर पड़ता है, उसके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वही है। जी, वो मैं अग्री करता हूँ स्वाति आपसे। बहुत ज्यादा उस टाइम पे न्यूज आ रही थी सब तरफ से कि इतना स्मॉल कैप को 40,000 50,000 करोड़ का मिड कैप स्मॉल कैप मार्केट में खरीदा जाएगा और उससे शायद 3-4 दिन रैली भी आई मिड कैप स्मॉल कैप में। बट बहुत जल्दी सेबी ने रिएक्ट किया, बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने आकर, बहुत सारे इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ने भी, और मुझे भी याद है कि मैंने आपके साथ भी बातचीत की थी शायद उस दौरान में, सबने यही कहा था कि थोड़ा वेट करिए, पेशेंटली इसको होल्ड करिए और देखिए कि किस तरह से इवॉल्व करता है, बिकॉज इतनी बड़ी कैटेगरी है मल्टी कैप।
मार्केट की सबसे बड़ी कैटेगरी है इनफैक्ट लार्ज कैप के बाद में। तो वहां पर इतना ज्यादा एकदम से उठापटक बहुत ज्यादा हो जाएगी और सेबी जरूर इसमें कुछ कदम उठाएगा, और वैसा हुआ भी। तो इन सब सिचुएशंस में आई थिंक इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। जब रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं तो वो थोड़े से क्या बोल सकते हैं कि हिला देने वाले या फिर थोड़ा सा चौंका देने वाले हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी पेशेंट विद दो सिनेरियोज। कुछ कुछ चेंजेस अभी भी आ रहे हैं, जैसा कि आपने पूछा था स्वाति। 1 जनवरी से 2 लाख से नीचे के जो टिकट साइजेस होते हैं वो भी अब उनका एनएवी आपको तभी मिल पाएगा जब आपका पैसा फंड हाउस को पहुंचेगा। अब तक क्या हो रहा था कि 2 लाख से कम अगर आपका ऑर्डर चला जाए बट पैसा ना भी पहुंचे तो भी आपको एनएवी मिल जाता था। वो अब 1 जनवरी से चेंज हो रहा है। वो सबसे बड़ा एक चेंज है मेरे लिहाज से, जो कि निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ डेट फंड में चेंजेस आ रहे हैं। डेट फंड के में किस तरह से डेट फंड्स की कैटेगरीज डिफाइन होती है। ड्यूरेशन वाले फंड्स में अब से क्रेडिट का क्राइटेरिया आ जाएगा, क्रेडिट वाले फंड्स में अब ड्यूरेशन का क्राइटेरिया आ जाएगा। आपके इंटर स्कीम ट्रांसफर्स लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए किस तरह से होते हैं वो भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब फंड हाउसेस के लिहाज से, इन्वेस्टर्स के लिहाज से एनएवी वाला चेंज एक बड़ा चेंज है जिसको ध्यान में रखना होगा। और क्विकली देखिए, एनएफओ तो हर साल आते हैं, फंड हाउसेस लेकर आते रहते हैं, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से एनएफओ आए हैं बाजार में, निवेशक एकदम कई सवाल हमारे पास कि ये एनएफओ पे राय क्या है, इस पे निवेश करे या ना करे। कैसा अप्रोच 2021 में या कभी भी आगे चलते हुए भी एनएफओ को लेकर एक निवेशक को क्या अप्रोच रखना चाहिए? स्वाति, मुझे लगता है मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक सैलाब सा आ गया है एनएफओस का। और मुझे लगता है कि ये सब गुड वेदर फ्रेंड्स होते हैं। जब जब मैंने देखा है कि मार्केट में तेजी आती है, उछाल आता है, पैसा बनना थोड़ा शुरू होता है, फंड हाउसेस उसको राइट तरह से टाइम करते हैं और उसी टाइम पे वो अपने एनएफओस लेके आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स जनरली हैप्पी होते हैं अपने रिटर्न से, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, उनको भी लगता है कि अच्छा नया थीम आया, कुछ नया थीम सबको ही ढूंढ रहे होते हैं कि अब और पैसा कहाँ लगाए, कौन सा थीम चल सकता है, राइट। बट मुझे लगता है काफी हद तक इसमें हमें फिल्ट्रेशन की जरूरत है। दूध का दूध और पानी का पानी जिसे बोलते हैं वो अलग करने की बहुत जरूरत है, और निवेशकों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा थीम उनके पोर्टफोलियो के ओवरऑल एलोकेशन के लिहाज से ठीक है। आप सिर्फ एक नए स्कीम या नए मार्केटिंग गिमिक को देखकर मत जाइए, कुछ नए आइडिया को देखकर मत जाइए। क्या वो आपके पोर्टफोलियो में सही बैठता है, क्या आपको और इक्विटी की जरूरत है, क्या आपको नए डेट की जरूरत है, उसको ध्यान में रखकर, ओवरऑल कंस्ट्रक्ट और अपने गोल्स को ध्यान में रखकर ही किसी एनएफओ में इन्वेस्ट करिए। इनफैक्ट हो सके तो जब तक आप उसका परफॉर्मेंस देख ना ले तब तक आप वेट करिए, होल्ड करिए, वो कहीं नहीं जा रहा है। आप थोड़े टाइम बाद भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो आपके ओवरऑल एलोकेशन में ठीक बैठता है। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कॉशन की जरूरत है निवेशकों को, और जरूरत है समझने की एक्चुअल में थीम है क्या। अब हमने इक्विटी की तो बात कर ली कि क्या क्या हुआ है और किस तरह के बदलाव 2021 में हमको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार जो खबरों में म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिहाज से अगर देखें तो खबरों में जो रहा वो रहा डेट कैटेगरी। एक फंड हाउस का एक एक्शन उसने पूरा नज़रिया बदल दिया लोगों को, निवेशकों का डेट फंड की तरफ। मोहित जी, हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक जो डेट में रिस्क की डेफिनेशन थी स्वाति, उसको रीडिफाइन किया गया इस साल मार्च में। अगर आप देखें तो जिस तरह का माहौल था एक दहशत का डेट में कि कोई भी कंपनी कभी भी बस जा सकती है, वो जो चला आ रहा था आयरलैंड एफएस, डीएचएफएल एंड और भी काफी सारी एंटिटीज को लेकर जो रिस्क बना हुआ था, एडीएजी ग्रुप, और बहुत सारी खबरें आ रही थी उस टाइम पे। तो वहां पर जब वो फ्रैंकलिन का एपिसोड हुआ, जब उनकी 6 स्कीम्स को उन्होंने क्लोज कर दिया बिकॉज बोरोइंग्स बहुत बढ़ गई थी, फंड्स के पास लिक्विडिटी नहीं थी पैसा देने में, तो वो एक ऐसा टाइम था स्वाति जब लिक्विड ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया था मार्च में कुछ एक वीक के लिए। एंड उस टाइम जो निवेशकों का हाल था वो देखने लायक था। सब तरफ सिर्फ एक दहशत का माहौल था कि बस निकाल ले पैसा किसी तरह मार्केट से, राइट। तो वहां पर बहुत लर्निंग्स है। आई थिंक सबसे पहली लर्निंग ये है कि निवेशकों को समझना चाहिए कुछ भी रिस्क फ्री नहीं होता है मार्केट में। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि ये गारंटीड रिटर्न है और इसमें रिस्क नहीं है तो वो गलत बोल रहा है। प्लीज उसका भरोसा ना करिए। जहां पर भी आपको आपके एफडी से ऊपर रिटर्न मिल रहा है वहां पर आपको कुछ रिस्क लेना पड़ रहा है। इनफैक्ट एफडी में भी रिस्क होता है, बट एक समझने के लिहाज से बोल रहा हूँ। तो डेट में ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, क्रेडिट रिस्क बहुत बड़ा होता है। किन कंपनीज में आपका फंड निवेश कर रहा है वो आपको जानना चाहिए। उनके अंडरलाइंग पोर्टफोलियो को स्टडी कीजिए, उनके क्रेडिट रेटिंग को देखिए, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप उन फंड्स में निवेश करिए। क्रेडिट रिस्क फंड क्या होते हैं ये पहली बार शायद निवेशकों ने समझा है, और ये एक अच्छी लर्निंग है। हालांकि थोड़े कॉस्ट के साथ में आई है लर्निंग, बट अब
शायद सबको समझ रहा है कि डेट में नेगेटिव जा सकता है रिटर्न, शॉर्ट टर्म फंड्स में भी जा सकता है, क्रेडिट रिस्क बहुत रिस्की होते हैं और लिक्विड में भी उठापटक हो सकती है। तो ये एक अच्छी लर्निंग थी। साथ ही इस बार सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो को लेकर भी निवेशकों के मन ये उनको शब्द शायद पहली बार सुनने को मिला इस साल में, और उसके बारे में भी कई सवाल हमारे पास आए थे मोहित। बिल्कुल स्वाति, अब से एक्चुअली सेबी ने अब एक उनके मीटिंग्स के मिनट्स में उन्होंने बोला है कि अब से सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो कंपल्सरीली सबको बनाने पड़ेंगे। तो आपके पास जितने भी स्कीम्स होते हैं, इन्वेस्टर्स के लिहाज से, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिहाज से बहुत अच्छा कदम है कि अगर कहीं किसी स्कीम में डाउनग्रेड आ जाए, किसी पेपर में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी का पैसा नहीं आ रहा है, तो आप जल्दी से उसे काट कर अलग कर दीजिए और उसको ओवरऑल पोर्टफोलियो से अलग हटा के रख दीजिए। बिकॉज होता क्या है कि बड़े निवेशक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनको न्यूज पहले मिलती है और वो निकल जाते हैं और पीछे रह जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, जिनको वो सारा नुकसान सहना पड़ता था। जैसे ही वो पोर्टफोलियो सेग्रीगेट हो जाएगा, तो वहां पर सब निवेशकों को एक पूल में बांध दिया जाएगा और सबकी प्रोपोर्शनेट भागीदारी बन जाएगी। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है और आई थिंक जितने भी फंड हाउसेस अब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो सबको लाना ही पड़ेगा। तो आई थिंक इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी के हिसाब से ये इट्स अ गुड मूव इन गुड डायरेक्शन। जी, अब क्योंकि वक्त कम है हमारे पास और हमने मोटे तौर पे सभी बड़ी खबरें जो निवेश से जुड़ी हुई थी उसको डिस्कस कर लिया है। आखिर में मोहित, आप एक बार समराइज कर दें और पॉइंटर्स में बता दें कि ये 4 या 5 की टेक अवे है निवेशक के लिए, इस सीख को लेकर वो 2021 में कदम रखे। जी स्वाति, तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर मुझे समराइज करना है तो मेरे पास में जो जिन्हें मैं इन्वेस्टिंग गुरु मानता हूँ, अपना जैक बोगल करके हैं, उनकी एक फिलॉसफी हुआ करती थी इंडेक्स फंड्स की, ईटीएफ्स की। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, वो ये कहते थे हमेशा कि नोबडी नोज नथिंग। और मार्केट में इससे बड़ा सच कुछ नहीं है स्वाति। आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग यही है कि किसी को, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, या कोई भी और दूसरा एक्सपर्ट है, या कोई भी निवेशक है, किसी को नहीं पता कि मार्केट में होने क्या वाला है। जिस तरह की उठापटक देखने को मिली, इतनी शार्प गिरावट, उसके बाद में उतना ही शार्प बाउंस बैक, जिसे हम वी शेप रिकवरी बोलते हैं, एक छोटे से समय में 40% गिरना, 80% बढ़ना, अगर आपने टाइमिंग करने की जरा सी भी कोशिश की इस पूरे साइकिल में कहीं पर भी, तो आपने अपना नुकसान ही किया है। तो सबसे बड़ी सीख यही है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करिए। आप मार्केट में बने रहिए अपने लक्ष्य के हिसाब से, अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से। जिस तरह से मार्केट में एसेट्स रोटेट हुए हैं, गोल्ड, डेट, इक्विटी के अंदर में इंडेक्स, फिर लार्ज कैप, फिर मल्टी, फिर अब मिड स्मॉल, और अब बहुत ज्यादा बीटन डाउन वैल्यू स्टॉक्स भी चल रहे हैं। तो पूरा एक कंप्लीट 360 डिग्री फ्लिप आया है। सबने अपना अपना रोल अदा किया है। और अगर आप कहीं पर भी नहीं थे उस टाइम पर, अगर आपने कहीं पर भी उस एसेट क्लास में अगर आप निकल गए, अगर आप मार्च में डेट से डर कर निकल गए, तो आपने डेट के रिटर्न्स छोड़ दिए। अगर आप गोल्ड में निवेशित नहीं थे साल के शुरू में, तो आपने गोल्ड के रिटर्न्स छोड़ दिए। और अगर आप इक्विटी से डर कर निकल गए थे, तो आपने ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी रैली मिस कर दी है। तो जरूरत यह है निवेशकों को कि वे बने रहें, हर दौर पर अपने एसेट एलोकेशन के साथ स्टिक करिए। अगर आपको निकालना भी है मार्केट से, प्रॉफिट बुक भी करना है, तो अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से करिए। अगर आप 50 डेट 50 इक्विटी है और इक्विटी बढ़कर 60 हो गया है, तो 10% इक्विटी से कम करिए। अगर डेट बढ़ गया है तो 10% डेट से कम करिए। तो एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर आप चलते रहेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं जाएंगे। दूसरी बड़ी लर्निंग्स डेट में आई, जहां पर आपको ये जानना होगा निवेशकों को कि डेट सेफ नहीं होता है, उसमें भी रिस्क होता है। एक रिटर्न की थोड़ी सी ज्यादा विजिबिलिटी रहती है डेट में, अनसर्टेनिटी कम होती है, बट डेट में क्रेडिट रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है, लिक्विडिटी रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इन दोनों रिस्क को समझने की बहुत जरूरत है। और अगर मुझे ओवरऑल समराइज करना है सिचुएशन को स्वाति, जस्ट फ्रॉम नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मार्केट, बट अगर एक ओवरऑल ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी मैं इसको समराइज करूं, तो मुझे हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां याद आती है। उनकी बहुत फेमस पोएम है। वो एक कहते थे कि विनाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, विनाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान, फिर नीड का निर्माण, फिर नेह का आह्वान, फिर। सो दिस एंटायर एपिसोड हैज जस्ट गिवन अस अ न्यू होप। आई एम श्योर आज से 10 साल 15 साल बाद सबको लगेगा कि शायद बहुत कुछ था इसमें अच्छा जो हमें बाद में एहसास होगा, बट ओवरऑल आई थिंक अ न्यू मार्केट पैराडाइम विल कम आउट। एक नई तरह की चीजें उभर कर आ रही है टेक्नोलॉजी में, मार्केट्स में, और ये एक अच्छी शुरुआत है मेरे लिहाज से, और शायद 2021 इससे काफी अच्छा हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, और साथ में एक लर्निंग मेरी थी कि अगर अभी तक इमरजेंसी फंड के फायदे को नहीं समझ पाए हैं इस पूरे साल 2020 में,
जॉब कट, सैलरी कट, ये एक्चुअली अपने आसपास हमने होते हुए देखा है। और इसी टाइम पे अगर आपके पास इमरजेंसी फ़ंड नहीं था या नहीं होता है तो बहुत ही दिक्कत में आप फंस जाते हैं। तो अगर ये पूरा साल आपको ये नहीं बता पाए कि क्यों इमरजेंसी फ़ंड ज़रूरी है, तो फिर ये लगता है कि ये वेस्ट हो जाएगा ये पूरा लर्निंग हमारा। तो प्लीज़ इसको आप अपने जहन में या गांठ बांध के कहीं रख लीजिए और इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आज इस चर्चा में हमसे बात करने के लिए। थैंक यू स्वाति, थैंक यू। और इसके साथ ही म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।